इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपनी बातचीत फ्रेज और सेंटेंस को लेकर। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, क्या समानता, उसके बाद दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरह से दोनों अलग हैं। उसके बाद कुछ लेंगे एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल्स के बाद एक लेंगे एक्सरसाइज, देखने के लिए हमने कितना समझा है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं अपना फ्रेज और सेंटेंस का। तो इसको समझने के लिए हम कुछ बेसिक बातों पर चलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पहले आपने इंग्लिश में क्या सीखा था, तो जाहिर बात है जवाब होगा हमारा, हमने सीखा था ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, यानी ए टू जेड तक हमने ये पूरा कलेक्शन सीखा था जिसे हम कहते हैं अल्फाबेट। तो अल्फाबेट क्या है? ए से जेड तक पूरा कलेक्शन, और इनको हम इंडिविजुअल लें, इनको अलग से लें, इन कैरेक्टर्स को, तो इन्हें हम लेटर्स कहते हैं। तो लेटर्स का ए टू जेड तक जोड़ जो होता है वो अल्फाबेट होता है, वर्णों की माला, वर्णमाला कहते हैं हिंदी में। और इनको अलग अलग लें तो लेटर्स कहते हैं। उसके बाद हमने इन लेटर्स को जोड़ना सीखा, जैसे डी ओ जी, और लेटर्स को जोड़ने से ये बनता है हमारा वर्ड। और ये मीनिंगफुल होना चाहिए लेटर्स, इनका जोड़, तो इनसे बनता है वर्ड। उसके बाद हमने क्या सीखा? इन शब्दों को, इन वर्ड्स को जोड़ना सीखा। तो वर्ड्स को जोड़ने से, जैसे हमने जोड़ा है इन द हॉल, तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इन द हॉल, ये मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है? तो बहुत से लोग कहेंगे मीनिंगफुल है, बहुत से लोग कहेंगे मीनिंगलेस है। तो जो मीनिंगलेस कह रहे हैं उनके लिए सवाल, अगर इसे हम द इन हॉल कहें और इन द हॉल और द इन हॉल, इनमें से आपको कहा जाए एक को चुनना है, तो आप किसे चुनेंगे? तो आप चुनेंगे इन द हॉल को, क्योंकि द इन हॉल का मतलब नहीं है। तो इन द हॉल, तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और मीनिंगफुल है। ऐसे एक और देखते हैं, रितु प्लेज, ये सही है, या प्लेज रितु, ये सही है। तो रितु प्लेज ठीक है, तो ये भी मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो इन द हॉल भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो मीनिंगफुल है, रितु प्लेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो मीनिंगफुल है। तो इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हमने लिया था इन द हॉल और रितु प्लेज। अब दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, जरा इनका ऑपरेशन करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं रितु प्लेज। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें कुछ ऐसी बात है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं रितु के बारे में। तो जिसके बारे में बात करते हैं उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट की बड़ी सिंपल डेफिनेशन, जिसके बारे में बात हो रही है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। और प्ले ऐसा शब्द है जो इसका एक्शन बता रहा है। तो जो शब्द सब्जेक्ट का एक्शन बताए उसे हम वर्ब कहते हैं। लेकिन ऊपर वाले ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, इन द हॉल में, ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है, पर मीनिंगफुल जरूर है। तो ऐसा कोई शब्दों का समूह जिसका मीनिंग हो लेकिन सब्जेक्ट वर्ब ना हो, उसे हम कहेंगे आज के बाद फ्रेज। और ऐसे शब्दों का समूह जिसका मीनिंग हो और सब्जेक्ट वर्ब भी हो, उसे हम कहेंगे सेंटेंस। तो सेंटेंस में एक बात समझने की है, कोई भी सेंटेंस दुनिया में आज तक बिना सब्जेक्ट, बिना वर्ब के ना बना है ना बन सकता। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहलाने के लिए कम से कम दो चीजें चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब नहीं है तो सेंटेंस नहीं है, अदरवाइज वो फ्रेज होगा। अब रितु प्लेज, इसमें हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन इन द हॉल, इसमें हम फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। और रितु प्लेज इन द हॉल, इसमें रितु आपका सब्जेक्ट बनेगा, प्लेज आपका वर्ब बनेगा, इन द हॉल आपका इस तरह से फ्रेज रहेगा।
और इन द हॉल ये इस पूरे सेंटेंस का एक हिस्सा बनेगा, पार्ट बनेगा, इसका अंश बनेगा, इसलिए इसे वाक्यांश कहते हैं हिंदी में। ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। और रितु प्लेज इन द हॉल ये पूरा एक सेंटेंस कहलाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ लेते हैं सम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इनको लेकर। तो इन द हॉल, इससे हमें किसी टेंस का पता लगता है? प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का? तो नहीं लगता। इन द हॉल, हॉल में, इससे हमें किसी टेंस का बोध नहीं होता। लेकिन रितु प्लेज अगर लिया जाए तो इससे हमें किसी टेंस का बोध होता है। रितु खेलती है। और कहा जाए रितु प्लेड, रितु खेली थी या रितु खेलती थी। और रितु विल प्ले, रितु खेलेगी। इससे तो इन तीनों से हमें टेंस का बोध होता है। यानी प्लेज, प्लेड और विल प्ले, इन तीनों से हमें टेंस का पता लगता है। और टेंस का पता प्लेज से लगता है प्रेजेंट का, प्लेड से लगता है पास्ट का, विल प्ले से लगता है फ्यूचर का। तो कुल मिलाकर सेंटेंस में जो वर्ब होती है उससे हमें टेंस का पता लगता है। तो पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में ध्यान रखना, टेंस का संबंध केवल वर्ब से होता है। तो रितु सब्जेक्ट है, प्लेज, प्लेड, विल प्ले, ये जो वर्ब है इसी से हमें टेंस का बोध होता है। लेकिन इन द हॉल जो आपका फ्रेज है, इससे हमें टेंस का बोध बिल्कुल नहीं होता। लेकिन एक बात इसमें समझने की है। लास्ट नाइट अगर लिया जाए तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स और मीनिंगफुल है। और मैं अगर पूछूं तो इससे किसी टेंस का पता लगता है? लास्ट नाइट तो लगता है, जैसे पास्ट की बात हो रही है। तो नहीं, पास्ट का एक्चुअली टाइम बताया जा रहा है इसमें, टेंस नहीं। इसे टाइम का पता लगता है। वो कैसे, देखिए, जैसे रितु प्लेड लास्ट नाइट कहा जाए तो इसमें जो प्लेड है ये टेंस का पता बताता है। लेकिन लास्ट नाइट, इससे हमें सिर्फ टाइम का बोध होता है। तो लास्ट नाइट आपका फ्रेज है, इससे टाइम का पता लगता है। लेकिन प्लेड जो है इससे हमें टेंस का पता लगता है। और रितु प्लेड इन द हॉल लास्ट नाइट कहा जाए तो इन द हॉल, लास्ट नाइट, ये दोनों के दोनों फ्रेजेस हैं। तो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा फ्रेजेस भी आ सकते हैं। और ये देखिए, रितु प्लेड विथ स्मार्टनेस इन द हॉल लास्ट नाइट, इसमें तीन तीन फ्रेजेस हैं। तो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा फ्रेजेस हो सकते हैं, दो भी या तीन भी या चार भी। तो विथ स्मार्टनेस फ्रेज वन, इन द हॉल फ्रेज टू, लास्ट नाइट फ्रेज थ्री। तो जरा गौर करते हैं इस पर। अगर विथ स्मार्टनेस हम बात करें तो इससे हमें किसका पता लगता है? तो इससे हमें पता लगता है कि किस तरह से खेली थी। विथ स्मार्टनेस यानी इससे हमें तरीके का पता लगता है, किस तरीके से खेली थी। तरीके को अंग्रेजी में हम मैनर कहते हैं। और इन द हॉल से हमें किसका लगता है, किस जगह खेली, कहां खेली। तो इससे प्लेस का पता लगता है। और लास्ट नाइट, इससे हमें पता लगता है टाइम का, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेज आपको मैनर, प्लेस, टाइम ये बता सकता है। लेकिन टेंस का पता हमें सिर्फ वर्ब से ही लगता है। ये टेंस और टाइम में डिफरेंस होता है। तो फ्रेज हमें मैनर, प्लेस, टाइम ही नहीं बताता, बल्कि और भी बातें बताता है। फिलहाल मैनर, प्लेस, टाइम ये हमने डिस्कस किया। तो फ्रेज से हमें मैनर, प्लेस, टाइम इनका पता लग सकता है। लेकिन जो टेंस का संबंध केवल वर्ब से ही होता है, ये बात समझने की है। यहीं से टाइम और टेंस में डिफरेंस पैदा होता है। आगे देखिए, तो फ्रेज और सेंटेंस में सबसे पहले सिमिलैरिटी क्या है? तो दोनों में सिमिलैरिटी कि दोनों के दोनों ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और दोनों ही मीनिंगफुल है। ये बात डिस्कस कर चुके हैं हम। और डिफरेंस क्या है दोनों में? फ्रेज, इसमें कभी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब होता है। और फ्रेज में हम कभी फुल स्टॉप नहीं लगाते, लेकिन सेंटेंस में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। फ्रेज, इससे कभी किसी टेंस का पता नहीं लगता, लेकिन
सेंटेंस से हमें टेंस का पता लगता है, और फ्रेज हमें सेंस देता है पर इनकम्प्लीट सेंस देता है, अधूरी सेंस देता है, लेकिन सेंटेंस हमें पूरी सेंस का पता लगता है। और फ्रेज ये सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, वाक्य का अंश होता है, वाक्यांश होता है, लेकिन सेंटेंस अपने आप में एक पूर्ण इकाई होता है, ए होल यूनिट इन इटसेल्फ। ये दोनों में डिफरेंस है। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो फ्रेजेस हम लेंगे, इन फ्रेजेस को हम एक एक सेंटेंस में फिट करेंगे। तो ये देखिए, plenty of skyscrapers are as tall as कुतुब मीनार। तो as tall as कुतुब मीनार एक फ्रेज था, हमने सेंटेंस में इसमें लगा दिया। स्काई स्क्रेपर्स ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को बोला जाता है, बहुत सारी बिल्डिंग्स कुतुब मीनार जितनी ऊंची हैं। आफ्टर द पार्टी ये फ्रेज है, तो सेंटेंस में देखिए, द बूजर्स फॉरगॉट देयर एड्रेसेस आफ्टर द पार्टी। तो बूजर्स होते हैं पियक्कड़, शराब पी रखी हो जिन्होंने, पार्टी के बाद अपना एड्रेस भूल गए वो। क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस करते हुए, ये इसकी हिंदी बनेगी। तो आई सॉ अ फ्यू मंकीज क्रॉसिंग द रोड। तो आई सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है, ये पूरा सेंटेंस है, लेकिन क्रॉसिंग द रोड इसका फ्रेज बनेगा। तो मैंने कुछ बंदरों को देखा रोड क्रॉस करते हुए। लाइक अ सोल्जर, तो सेंटेंस में देखिए, इवन द ओल्ड फॉट लाइक अ सोल्जर, यहां तक कि बूढ़े लोग भी सिपाही की तरह लड़े। बीइंग ए सिंसियर स्टूडेंट, तो बीइंग ए सिंसियर स्टूडेंट शी स्टडीज हार्ड। तो बीइंग ए सिंसियर स्टूडेंट यानी एक स्टूडेंट होने के नाते बहुत मेहनत से पढ़ती हो। हियरिंग द नॉइज, तो हियरिंग द नॉइज ये आपका एक पूरा फ्रेज है। शोर सुनते ही, ये इसकी हिंदी बनेगी। तो शोर सुनते ही ऑल द ड्वेलर्स रश्ड आउट, सारे के सारे निवासी बाहर आ गए। ऑल द ड्वेलर्स वहां के निवासी, रहने वालों को बोलते हैं किसी जगह को। तो हियरिंग द नॉइज ऑल द ड्वेलर्स रश्ड आउट, सभी दौड़ कर आए शोर सुनते ही। अगला देखते हैं, आउट ऑफ द क्वेश्चन, सवाल ही नहीं उठता। तो सेंटेंस में देखिए, योर प्रमोशन दिस ईयर इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो आपका प्रमोशन इस साल असंभव है, प्रश्न से बाहर यानी असंभव है। ऑन द होल, ऑन द होल होता है कुल मिलाकर, ऑन द होल ही इज क्रूअल। तो कुल मिलाकर वह एक क्रूर व्यक्ति है। और एवरी संडे कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। तो वी वॉच अ मूवी एवरी संडे, ये हमने इसको फ्रेज को सेंटेंस में इस्तेमाल कर दिया। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए यहां एक लेते हैं एक्सरसाइज। तो इसमें ये आपके सामने कुछ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, कुछ फ्रेजेस हैं, कुछ सेंटेंस हैं। तो आपको बताना है क्या है। तो यहाँ पॉज कर कर आप पता लगा सकते हैं, बाकी मैं आगे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले एज वाइट एज मिल्क, ये आपका फ्रेज है। सेंटेंस में लल्लूज टीथ लुक एज वाइट एज मिल्क, तो लल्लू के दांत दूध जितने सफेद दिखते हैं। थैंक यू, बहुत बार बोला आपने, बहुत बार सुना है, कभी सोचा है क्या है। तो थैंक यू फुल स्टॉप के साथ एक पूरा सेंटेंस होता है। असल में आई थैंक यू होता है, लेकिन आई हम ना लिखते हैं ना बोलते हैं, थैंक यू पर छोड़ देते हैं। ये फुल स्टॉप के साथ एक सेंटेंस होता है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हाउ टू ड्राइव ए कार, ये फ्रेज है आपका। बबीता नोज हाउ टू ड्राइव ए कार, तो बबीता सब्जेक्ट है, नोज वर्ब है। हाउ टू ड्राइव ए कार ये फ्रेज रहेगा। थैंकिंग यू, तो पहले हमने डिस्कस किया थैंक यू, अब थैंकिंग यू। तो थैंकिंग यू फ्रेज होता है, आई टेक लीव ऑफ यू ऑल। तो थैंक यू का मतलब होता है आपका धन्यवाद करता हूं, और थैंकिंग यू आपका धन्यवाद करते हुए। आपने एप्लीकेशंस या लेटर्स आपने देखे होंगे, लिखे होंगे, तो लास्ट में हम थैंक यू भी लिखते हैं, थैंकिंग यू भी लिखते हैं। थैंक यू के बाद फुल स्टॉप आता है, लेकिन थैंकिंग यू के बाद कॉमा आता है। तो थैंकिंग यू का मतलब आपका धन्यवाद करते हुए। रिगार्डिंग डेली वेजेस, ये आपका फ्रेज है। तो दे हैड अ मीटिंग रिगार्डिंग डेली वेजेस, तो डेली वेजेस को लेकर उनकी मीटिंग थी। तो वेजेस होता है रोज की जो पगार मिलती है, उसे हम कहते हैं। द लैंडलॉर्ड थंडर्ड, तो मकान मालिक गरजा। ये पूरा एक सेंटेंस है फुल स्टॉप के साथ। विस्परिंग इज प्रोहिबिटेड,
तो फुसफुसाना यहाँ पर वर्जित है, तो विस्परिंग सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ये पूरा एक सेंटेंस है। ड्राइविंग एट नाइट सीम्स रिस्की, ये पूरा एक सेंटेंस है, सीम्स वर्ब है इसमें, ड्राइविंग इसमें सब्जेक्ट है। मेकिंग फन ऑफ लूजर्स, ये आपका फ्रेज बनेगा। मेकिंग फन ऑफ लूजर्स इज नॉट अ सेंसिबल एक्ट, इज इसमें वर्ब है। मेकिंग फन ऑफ लूजर्स यानी लूजर्स का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। लूजर्स यानी विफल लोगों का मजाक उड़ाना। माई पीसी शट डाउन, ये पूरा सेंटेंस है फुल स्टॉप के साथ, तो इसमें पीसी सब्जेक्ट है, शट इसमें वर्ब है। डाउन योर गन क्या हो सकता है, तो डाउन योर गन एक पूरा सेंटेंस है फुल स्टॉप के साथ। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें डाउन वर्ब है। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है, इसमें सब्जेक्ट यू होता है जो बोला नहीं जाता। जैसे सिट डाउन कहें तो सिट वर्ब है, सामने वाले को हम ऑर्डर या कमांड देते हैं। तो डाउन योर गन में सामने वाले को धमकी दे रहा है, अपनी गन नीचे कर लो, तो डाउन यहां पर वर्ब है, सब्जेक्ट यू। डाउन योर गन एक पूरा सेंटेंस है फुल स्टॉप के साथ। द हॉर्स गैलप्ड, तो यहां गैलप्ड होता है टिक टिक की आवाज करते हुए जब घोड़ा चलता है, उसे हम कहते हैं द हॉर्स गैलप्ड। तो ये पूरा सेंटेंस है फुल स्टॉप के साथ। होपिंग टू सी यू सून, ये आपका फ्रेज है। होपिंग टू सी यू सून, कॉमा लगाया है, आई से गुड बाय। आई सब्जेक्ट है, से वर्ब है इसमें। होपिंग टू सी यू सून ऐसे ही रहेगा, तो आपसे जल्दी मिलने की आशा करते हुए, ये इसका मतलब बनेगा। तो आपसे जल्दी मिलने की आशा करते हुए मैं आपसे गुड बाय कहता हूं। तो ये देखें, हमने कुछ फ्रेजेस थे, कुछ सेंटेंस थे। इसी तरह हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना पता लगता है। बाकी कुल मिलाकर सेंटेंस की पहचान, उसमें सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, और सब्जेक्ट वर्ब की पहचान बहुत बड़ी बात है, ये हमें होना चाहिए। फ्रेज में हमें सेंटेंस जो सब्जेक्ट या वर्ब नहीं मिलता। तो हमने ये डिस्कस किया फ्रेज और सेंटेंस में डिफरेंस, कुछ सिमिलैरिटी भी। और फ्रेज और भी तरह के होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, ये होते हैं। ये कभी फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आज तक ले इतना। तो आपने ध्यान सुना, उसके लिए धन्यवाद।